गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देखो कल श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र में हमने क्या बताया था आपको कि जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो कितने पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर? 2 लंग्स पाए जाते हैं। और दोनों लंग्स जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं? पिंक कलर के होते हैं। उसके अलावा देखो हमने दो सतह बताई थी, एक अधर सतह और एक पृष्ठ सतह। तो जो अधर सतह होती है उस पर फेफड़े पाए जाते हैं, ह्यूमन की अधर भाग में फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो अधर भाग में जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा के अंदर फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। किनके अंदर? पसलियों के अंदर। ठीक है, जो मनुष्य होते हैं, जो ह्यूमन है, उसमें मुख्य रूप से कितनी 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। ये 12 इधर, 12 लेफ्ट साइड में और 12 राइट साइड में पाई जाती है। ठीक है, दोनों तरफ जो पसलियां पाई जाती हैं, उन पसलियों के अंदर जो लंग्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, लंग्स सुरक्षित रहते हैं। उसके अलावा देखो जो लंग्स हैं उनके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, दोनों लंग्स के चारों तरफ, और उसको कहते हैं एक तरह से प्लूरा कहते हैं। और जो उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है या द्रव भरा रहता है उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। अब देखिए जो फेफड़े हैं या फुफ्फुस है वो क्या होता है, उसमें O2 और CO2 का आदान प्रदान विसरण की विधि के द्वारा होता है। ठीक है, उसके अलावा देखो हमने एक श्वसन की क्रिया श्वसन बताई थी कि श्वसन का मतलब क्या होता है। श्वसन का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और CO2 है उसका आदान प्रदान होना या उसका अंदर लेना और CO2 का अंदर लेना और CO2 का बाहर निकालना। अब देखिए जो श्वसन की क्रिया है, ह्यूमन श्वसन की क्रिया श्वसन तंत्र है, वो कल हमने इस डायग्राम में शो किया था कि इसमें क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक होती है नासा छिद्र होता है, नासा छिद्र से वायु प्रवेश करती है और नासा गुहा में जाती है। ठीक है ना, नासा गुहा में जाती है नासा छिद्र से, और नासा गुहा के बाद में जो वायु है वो कहाँ पर आती है? यहाँ आती है। ये जो होती है वो क्या होती है? ग्रसनी होती है, नासा ग्रसनी होती है। ठीक है, या नेजोफेरिंक्स होती है। नासा ग्रसनी से जो वायु है वो कहाँ पर आती है? यहाँ ग्लोटिस और ग्लोटिस में आती है। अब देखिए जो ग्लोटिस वाला पार्ट होता है, ग्रसनी में जो ग्लोटिस होती है वो क्या काम करती है? जो भोजन आ रहा होता है, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन क्या होता है, हमारी जो मुख गुहा है, बक्कल कैविटी है, वहां से होता हुआ यहाँ जो ग्रसनी वाला पार्ट है वहां पर आता है। तो देखो एक स्टूडेंट ने पूछा भी है, उसको डाउट है या डाउटफुल है कि इसमें ग्लोटिस और एपिग्लोटिस का क्या रोल है। ठीक है, श्वसन में ग्लोटिस और एपिग्लोटिस किस तरह से रोल करती हैं। तो देखिए जो ग्लोटिस होती है वो हमारे जो मार्ग है, श्वसन मार्ग, उसमें पाई जाती है। ये क्या करती है, इसको घाटी भी कहते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? एक ढक्कन होता है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। तो देखो जैसे ही भोजन हम निगलते हैं वैसे ही ये जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस क्या है? पाइप के ऊपर एक रबड़ नुमा स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके ऊपर ग्लोटिस है, ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस का एक ढक्कन होता है। तो जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं तो इस ग्लोटिस के ऊपर वो ढक्कन कवर हो जाता है, लग जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे ही ये कवर होता है, कवर होने के बाद में क्या होता है कि जो वायु है, जो भोजन है वो वायु मार्ग में ना जा करके और सीधा ही आहार नाल के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ये वायु मार्ग है और ये आहार नाल वाला भोजन मार्ग है, तो भोजन मार्ग में प्रवेश कर जाता है। ये जैसे जो ग्रसिका है वो है यहाँ ग्रसनी, ये ग्रसिका, और ये क्या है? आमाशय। ये मैंने आपको पाचन तंत्र के अंदर इसमें आपको स्टडी करा चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए जो वायु है वो कहाँ पर, भोजन तो यहाँ जाता है लेकिन हम जैसे ही सांस लेते हैं वैसे ही इस ग्लोटिस का ढक्कन खुल जाता है, और खुलने के साथ में ये जो वायु है यहाँ से भी जाती है वायु और यहाँ से भी, भोजन मार्ग से भी अपन सांस ले सकते हैं।
और नासा मार्ग से भी सांस ले सकते हैं। तो जो वायु है वो भोजन मार्ग और नासा मार्ग, मेनली हमको जो सांस लेनी होती है वो हमें नासा छिद्रों के द्वारा ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मैंने कल क्लास में भी क्लियर किया था कि नासा के अंदर क्या होता है, हमारी नेजल गुहा या नेजल कैविटी होती है, उसके अंदर क्या होता है, एक तो म्यूकस होता है, वो माइक्रोब्स को या अदर पार्टिकल्स को अंदर जाने से रोक लेता है, चिपका लेता है अपने अंदर, ठीक है। और उसके अलावा सिलियरी स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी रोम पाए जाते हैं, और वो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या अदर पार्टिकल्स जो होते हैं, धूल के कण होते हैं, उनको अंदर जाने से रोकते हैं, अपने अंदर ही उसको लपेट लेते हैं और छींक के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो देखो वायु यहाँ से होती हुई ग्लोटिस में एंटर करती है, उसके बाद में यहाँ पर श्वास नली के अंदर प्रवेश करती है। ये श्वास नली है, इस श्वास नली के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये श्वास नली है, इस श्वास नली के अंदर एक सी आकार के कार्टिलेज या उपास्थि के छल्ले लायक स्ट्रक्चर पाई जाती है। कैसी? छल्ले जैसी संरचना, सी की आकृति की। ये जो कि क्या काम करते हैं, उनका काम होता है जो श्वास नली है उसको बंद होने से या पिचकने से रोकना, ठीक है। तो अब देखो इसको पिचकने से रोकती है श्वास नली। उसके बाद में ये जो श्वास नली है वो दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक तो होती है क्या, ये दोनों भागों में विभक्त हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं, श्वसनी बोलते हैं, श्वसनी, ठीक है। दो श्वसनियों में बट जाती है ये, और ये दोनों जो श्वसनी होती है वो दोनों फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। अब ये जो श्वसनी होती है, इधर वाली श्वसनी इसमें, इधर वाले में, और इधर वाली श्वसनी इधर वाले में। अब ये श्वसनी है वो क्या है, बहुत सारी श्वसनिकाओं में, शाखाओं में बट जाती है, विभक्त हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। ये बहुत सारी शाखाएं जिनको क्या कहते हैं, श्वसनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिका। ये ब्रोंकाई है और ये है ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो श्वसनी बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाती है और उनको कहते हैं श्वसनिका कहते हैं, ठीक है। आप देखिए श्वसनिकाओं से होती हुई जो वायु है वो कहाँ पर प्रवेश करती है, जो श्वसनिकाओं से होती हुई वायु कुपिका के अंदर या वायु कोश के अंदर ये वायु प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। आप देखिए जैसे ही वायु इनके अंदर आती है फेफड़ों के अंदर, वैसे ही जो हमारी वक्ष गुहा है या फेफड़ों का आयतन जो है या वक्ष गुहा का आयतन जो है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है वक्ष गुहा के आयतन में, ठीक है। तो ये हो गई अपन की क्या, एक तरह से श्वसन, जो मैंने कल भी बताया था आपको, ये जो श्वसन तंत्र या लंग्स की स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो श्वसन की क्रियाविधि है, तो श्वसन की क्रियाविधि में क्या होता है कि श्वसन की जो क्रियाविधि है वो दो चरणों में पूरी होती है। इसके दो चरण होते हैं, ठीक है ना। उसमें जो फर्स्ट चरण होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, उसको कहते हैं कौन सा, निःश्वसन या इंस्पिरेशन, ठीक है। और सेकंड जो स्टेप होता है, दूसरा चरण जो होता है वो क्या है, उच्चवसन, या इसको बोलते हैं एक्सपिरेशन, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, और उच्चवसन होता है उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन, ठीक है। तो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। अब देखिए जब क्रियाविधि की बात की जाए तो जो इंस्पिरेशन की क्रियाविधि होती है या निःश्वसन की जो क्रिया होती है, उसमें क्या होता है कि जो वायु है, वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, हमारे नासा छिद्रों से होती हुई और कहाँ जाती है, नासा छिद्रों से एंटर करती है, उसके बाद में नासा गुहा के अंदर जाती है, उसके बाद में ग्रसनी के अंदर जाती है, और ग्रसनी से होती हुई वो कहाँ पर पहुंचती है, ग्रसनी से होती हुई नासा ग्रसनी से होती हुई वो कहाँ पहुंचती है, श्वास नली में पहुंचती है, ठीक है। अब श्वास नली से जो वायु है वो दोनों श्वसनिकाओं में प्रवेश कर जाती है और दोनों श्वसनियों में प्रवेश कर जाती है, और उन दोनों श्वसनियों से जो वायु है वो श्वसनिकाओं में प्रवेश करती हुई वायु कुपिकाओं में पहुंच जाती है। तो देखिए इस तरह से वायु कुपिकाओं के अंदर वायु जो है वो भर जाती है। अब देखिए जो निःश्वसन है, निःश्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हमारे द्वारा अंदर लेना, ठीक है। तो ऑक्सीजन का श्वास के द्वारा अंदर लेना निःश्वसन या इंस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है।
अब निश्वसन या जो इंस्पिरेशन है उसमें उस क्रिया में क्या होता है कि जो जैसे ही वायु हमारे फेफड़ों में अंदर प्रवेश करती है तो जो क्रिया है निश्वसन की उसमें क्या होता है, वायु अंदर कब प्रवेश करती है, जब बाहर का जो वायुमंडल का जो वायुमंडल में जो वायु की कंसंट्रेशन है वो फेफड़ों से ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, फेफड़ों में वायु प्रवेश करेगी। तो प्रवेश कैसे करेगी, तो सबसे पहले क्या होगा, अंतरापश्रुप जो पेशियां होती है, पेशियां पाई जाती हैं यहाँ चारों तरफ, पेशियां जो होती है अंतरापश्रुप पेशियां वो क्या होंगी, संकुचित होंगी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि जो पसलियां हैं वो बाहर की साइड में आएंगी, बाहर आएंगी, अंतरापश्रुप पेशियां संकुचित होंगी। उसके अलावा देखो यहाँ पर डायफ्राम पाया जाता है नीचे, ये जो डायफ्राम है वो चपटा हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, डायफ्राम चपटा हो जाता है, ये डायफ्राम चपटा हो जाता है। उसके अलावा अंतरापश्रुप पेशियां संकुचित हो जाती है और क्या हो जाता है, अंतरापश्रुप पेशियां संकुचित होने के साथ साथ क्या होता है, जो हमारा जो अंतरापश्रुप पेशियां संकुचित होती है और संकुचित होने के साथ में डायफ्राम हमारा चपटा हो जाता है और वक्ष गुहा जो होती है उसका आयतन है वह बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी निःश्वसन या इंस्पिरेशन की क्रियाविधि, जिसमें देखो अगर इसको फ्लो चार्ट के थ्रू अगर समझाया जाए तो हम कैसे समझा सकते हैं कि O2 आई, O2 नासा छिद्रों में एंटर की, नासा छिद्रों से नासा गुहा में आई फ्लो चार्ट में, और नासा गुहा से नासा ग्रसनी में प्रवेश करी। ये जो इस तरह की जो प्रोसेस है उसको इस तरह से हम फ्लो चार्ट में भी शो कर सकते हैं। तो नासा ग्रसनी से श्वास नली में प्रवेश करी, उसके बाद में श्वसनियों में प्रवेश करी, उसके बाद में श्वसनिकाओं में जाती है, ये हमारी हो गई श्वसनिकाएं, श्वसनियां, और श्वसनियों से क्या जाएगी, या श्वसनिकाओं में जाएगी, और श्वसनिकाओं से होती हुई जो वायु है वो कहाँ पहुंच जाएगी, कूपिकाओं के अंदर पहुंच जाएगी। ठीक है, ये वायु कूपिकाएं है, तो श्वसनिकाओं से वायु कहाँ पहुंच जाएगी, कूपिकाओं के अंदर। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो कूपिकाओं से कहाँ पर एंटर कर जाएगी, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा जो हमारी रुधिर वाहिनियां हैं उनके अंदर एंटर कर जाएगी या प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, तो और उसके बाद में क्या होगा, कैसे प्रवेश करेगी कि जो हमारी रुधिर वाहिनियों का जो सांद्रता है, रुधिर वाहिनियों के अंदर जो ऑक्सीजन की सांद्रता है वो कम है। क्यों, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज को तोड़ने में या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में प्रयुक्त हो जाती है। उसके अलावा देखो जो हमारी वायु कूपिकाएं हैं उनके अंदर O2 की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, और अंदर जो वाहिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिका, उनके अंदर O2 की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है, इसलिए वायु कूपिकाओं से कहाँ पर एंटर कर जाएगी, जो हमारी रुधिर वाहिनियां हैं उनके अंदर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चरण है आपका उच्छ्वसन या एक्सपिरेशन। ठीक है, ये तो था आपका निःश्वसन या इंस्पिरेशन, और जो नेक्स्ट चरण है आपका उच्छ्वसन या इसको कहेंगे क्या, एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है, या उच्छ्वसन के अंदर क्या होता है कि जो वायु है उस जो CO2 है वो हमारी जो फेफड़े हैं उनसे बाहर निकलेगी। तो बाहर कैसे निकलेगी, वही विसरण की विधि के द्वारा, कि जब CO2 कंसंट्रेशन CO2 की जो रुधिर वाहिनियां हैं उनमें ज्यादा हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगी कि विसरण के द्वारा हाई कंसंट्रेशन से CO2 लो कंसंट्रेशन में जाएगी, यानी कि कहाँ से एंटर करेगी, जो हमारी जो रुधिर वाहिनियां हैं, रुधिर वाहिनियों से कूपिकाओं में प्रवेश करेगी, और वो कौन सी, CO2 के फॉर्म में। CO2 रुधिर वाहिनियों से कूपिकाओं में आएगी, और कूपिकाओं से होती हुई जो हमारी श्वसनिकाएं हैं उनके अंदर प्रवेश करेगी, और श्वसनिकाओं से जो श्वसनियां है उसके अंदर, उसके बाद में श्वास नली और ग्रसनी से होती हुई, नासा मार्ग से होती हुई जो नेजल छिद्र है या नासा छिद्र है उनके द्वारा बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी
एक्सप्रेशन या उच्च वसन की क्रिया। अब उच्च वसन की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जो CO2 होती है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या होती है कि जो डायफ्राम होता है हमारा, वो डायफ्राम कैसा होता है, शिथिल हो जाता है। उसके अलावा जो अंतरापरशुक जो पेशियां होती हैं वो भी कैसी हो जाती है, शिथिल हो जाती है वो भी, ठीक है। और वक्ष गुहा का जो आयतन है वो कम हो जाता है, वक्ष गुहा सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो जब वक्ष गुहा सिकुड़ती है, अंतरापरशुक पेशियां शिथिल होती है, डायफ्राम वो भी शिथिल हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो वायु है वो वायु कुपिका से होती हुई, यहाँ से होती हुई श्वसनिका में आती है, श्वसनिकाओं से श्वसनिका आएगी, श्वसनिकाओं से श्वसनी में आएगी, श्वसनियों से होती हुई श्वास नली में प्रवेश करेगी, और श्वास नली से जो वायु है वो ग्रसनी नासा ग्रसनी में होती हुई नासा गुहा में आएगी, और नासा गुहा से जो वायु है वो कहाँ पर आ जाएगी, नासा छिद्रों से होती हुई बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी निश्वसन उच्च वसन या एक्सप्रेशन की क्रियाविधि। तो देखो आज हमने जो श्वसन है उसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ा कि जो श्वसन है वो 2 चरणों में संपूर्ण होता है। एक तो होता है कौन सा, निश्वसन या इसको कहेंगे इंस्पिरेशन, और जो दूसरा होता है वो होता है क्या, उच्च वसन या एक्सप्रेशन। तो ये आपको समझ आ गया होगा, बाकी का हम कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।